हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने ट्रायंगल के 3 सेंटर्स को डिस्कस किया, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड। उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनाए। आज चौथा जो हमारा सेंटर होता है यानी ऑर्थो सेंटर, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर आप हेडिंग लगा लीजिए, इसका हिंदी होता है लंब केंद्र। देखिए, जितना भी सेंटर आपने देखा वो सारे ही सेंटर पर कोई विशेष प्रकार का लाइन एक दूसरे को काटता था। जैसे सेंट्रोइड में आपका जो है मीडियन एक दूसरे को यानी सामने वाले वर्टेक्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को सेंट्रोइड पर काटती थी। इसी तरह से इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटती थी, कहाँ, इन सेंटर में। इसी तरह से सर्कम सेंटर में था जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटता था उसे हम सर्कम सेंटर कहते थे। अब देखिए ऑर्थो सेंटर में क्या है कि ऑर्थो सेंटर में जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो इसके इस वर्टेक्स से आप सीधा परपेंडिकुलर डालिए। सर्कम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता था, वो वर्टेक्स से क्रॉस नहीं करता था, मतलब इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर रहेगा, वो सीधा चला जाएगा, वर्टेक्स की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर में हम वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो अगर ये हमारा ए बी सी है तो हमारा ये बिंदु क्या हो गया, इसे हमने डी मान लिया, यानी ए डी क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। इसे हम अभिलंब यानी अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, अभिलंब यानी अल्टीट्यूड। ठीक है। अब AC पर हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे जाएगा ये। देखिए यहाँ 90 डिग्री का लगभग कोण, आपको समझ में बात आ रही होगी कि हाँ ये 90 डिग्री का कोण लगभग लग रहा है। और तीसरा जो है ये ऐसे क्रॉस कराएंगे हम और ले जाएंगे कहाँ तक, C तक। तो ये तीनों अभिलंब, ये B से जो हमने AC पे डाला, इसका नाम हमने E दिया और इसका नाम हमने F दिया। तो अल्टीट्यूड यहाँ पर तीनों कौन कौन सा हो गया, AD, BE और CF, ठीक है। ये तीनों आपका क्या है, अल्टीट्यूड यानी अभिलंब है। अब इस पे देखिए सवाल कैसे कैसे बन सकता है। इसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, इसे हम जनरली H से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को। अब ये जो लंब हुआ ना यहाँ पे, ये तीनों जो परपेंडिकुलर हुआ, बस इसी परपेंडिकुलर होने के कारण सवाल क्रिएट होता है। जैसे सेंट्रोइड में सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में मीडियन बांटता था, इसी के कारण वहाँ सवाल सारा क्रिएट हुआ था। आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था सेंट्रोइड वाले में कि सामने वाले जो साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसके कारण जो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। फिर उसी प्रॉपर्टी से हमने ये आपको दिखाया कि पूरा ट्रायंगल को मीडियन 6 बराबर भागों में बांट देता है। उसी पे सवाल क्रिएट होता था। 2:1 के रेशियो में जो मीडियन को सेंट्रोइड डिवाइड करता था, उसके पीछे भी मतलब वही रीजन था, मीडियन ही रीजन था। तो यहाँ भी जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी के कारण सवाल आपका क्रिएट होगा। अब देखिए जब ये परपेंडिकुलर होगा तो सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि किसी भी चतुर्भुज का सभी कोणों का योग यानी A + B + C + D, चारों एंगल का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो, ठीक है। तब देखिए अगर हम देखें यहाँ EHDC एक चतुर्भुज है, आप इसको अगर भूल जाएं तब, या इसको भी आप देखें कोई दिक्कत नहीं, ये विकर्ण हो जाएगा,
चतुर्भुज का HC जो है वो विकर्ण हो जाएगा। EHDC में 4 भुजाएं हैं इसलिए ये चतुर्भुज हुआ। तो इसके चारों कोण कौन कौन सा, एक तो E, दूसरा इस तरफ वाला D, तीसरा C और चौथा ये वाला, यानी EHD। ये चारों कोण का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, जिसमें कि 180 डिग्री तो यही दोनों मिलकर के हो जाता है। तो अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो सवाल यहीं पर आपसे पूछेगा, आप देखिएगा CGL का प्रीवियस ईयर का सवाल, तो ये वाला एंगल दे करके ये वाला एंगल कई बार पूछा गया है, या ये वाला एंगल दे करके ये वाला एंगल कई बार पूछा गया है। मतलब CGL में, MTS में, CHSL में, CPU में इस तरह का सवाल ऑर्थो सेंटर पे आधारित भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दोनों रीजन क्या है, ये दोनों मिलकर के 180 हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के भी क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, अब समझिएगा, किसी भी चतुर्भुज का आमने सामने भुजाओं का अगर योग 180 डिग्री हो रहा है किसी भी चतुर्भुज का, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये हूबहू यही सवाल आपसे पूछा गया एक बार CGL में कि EHDC कैसा क्वाड्रिलेटरल है। उसमें ऑप्शन कई दिया हुआ रहता है कि समांतर चतुर्भुज होगा, कि समलंब होगा, कि चक्रीय चतुर्भुज होगा, कि आयत होगा। इस तरह का ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ रहेगा। तो आंसर क्या होगा, साइक्लिक, है ना, साइक्लिक। साइक्लिक जिसका हिंदी क्या होता है, चक्रीय। किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो देखिए, एक तो EHDC आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया, फिर EHFA भी आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वही बात होगी, ये आपका 90, ये 90, तो इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 90-90। ठीक है, उसी तरह से FHDB भी आपका कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात ये है कि इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आपको कोई 2 साइड दिया हुआ रहेगा और उसके बीच का जो अल्टीट्यूड है ना वो दिया हुआ रहेगा। कोई 2 साइड, मतलब जैसे AB और AC दे दिया जाएगा और उसके साथ क्या देगा, AD का लंबाई देगा। ठीक है, तो कहेगा कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए, अगर पहले से अगर आप प्रिपेयर नहीं करके गए हैं ना चीज़ों को, तो फिर वहाँ पे टाइम लग जाएगा सवाल को बनाने में। और एग्ज़ाम में तो पहले ही हम बताए हैं आपको कि एग्ज़ाम का माहौल ऐसा होता है, आपके ऊपर साइकोलॉजिकली रूप से एक ऐसा प्रेशर होता है कि वहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाएगा, उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पाएगा जो चीज़ आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं आए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो अगर AB और AC और AD इन तीनों का वैल्यू दे दिया है, तो देखिए ADB हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ADC भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इस वाले ट्रायंगल से ये निकल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से ये निकल जाएगा, और हमारा बेस आ गया, हाइट आ गया। तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरह से आपको HC भी दे सकता है और HA भी दे सकता है, मतलब ये और ये नहीं दे करके HC और HA दे सकता है। और पूछेगा आपको AC का लंबाई या AHC का क्षेत्रफल, इस तरह का इसमें आपको प्रश्न आता है। ठीक है, HA दे देगा, HC दे देगा, HE दे देगा और AC का लंबाई पूछेगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हम देखिए बार बार आपसे कहते हैं, फिर आपसे कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जाता है वो टफ नहीं होता है। अगर आप प्रिपेयर करके नहीं गए चीज़ों को,
अगर आपने ऑर्थो सेंटर को हर एक एंगल से देखकर आप नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ फिर आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में जब आप देखिएगा, बाद में बन जाएगा, तो आप ही कहिएगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था, ये तो हम समझ ही नहीं पाए वहाँ कि ये तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तब तो ये और ये निकल ही जाता। बाद में आप सर ठोकिएगा, लेकिन वहाँ एट ए टाइम याद आपको नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर होता है दिमाग पे। इसलिए किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसको हर एक एंगल से उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको ये कोण दे करके, ऐसा भी कई बार पूछा गया, ये कोण देगा और आपसे पूछेगा ये वाला कोण, आप आराम से बता दीजिएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण कैसा कोण हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, यानी सम्मुख कोण दोनों समान हो जाएगा। तो हम इस एंगल को निकाल लेंगे। अगर मान लिया जाए कि इस एंगल को भी नहीं दिया, इस एंगल को भी नहीं दिया, इस एंगल को दे दिया और ये एंगल पूछ दिया, अगर इस एंगल को भी देगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बंधु, ये तो हमारा 180 माइनस, अगर ये थीटा है तो ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये निकला कि ये निकल जाएगा, इन दोनों का योग हर हाल में 180 ही होगा, ठीक है। अब बात समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इसमें ऐसे ही घुमा घुमा करके आपको सवाल दिया जाता है। अगर आप इसके हर एक एस्पेक्ट को देख लिए हैं, इसको हर एंगल से ऑर्थो सेंटर को देख लिए हैं और अभिलंब किस तरह से त्रिभुज को बांटता है ये आपने ठीक से देख लिया, तो फिर ऑर्थो सेंटर पे ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो कि मतलब आपसे 1 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपसे बन जाएगा। हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनता है वो भी आसान है। वो जब हम अगले क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल ही हम स्टार्ट करेंगे, उसमें चारों सेंटर को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है, ठीक है। तो इसका थ्योरी और कुछ है नहीं, ये हमने बता दिया है। बाकी तो आप जानते ही हैं, हम लोग सवाल पे सीधा आ जाते हैं, ठीक है। आइए, देखिए कहा जा रहा है सवाल में कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। जैसा कहा जा रहा है हम पहले वैसा करते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें H ऑर्थो सेंटर है और 3 अल्टीट्यूड है AD, BE और CF, ठीक है। तो AD होगा सामने, जाहिर सी बात है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि AD जो है वो BC पर गिरेगा और BE AC पर गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लंब डाल दिया और ये आपका इधर चला गया। अब कहा जा रहा है सवाल में कि BC की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपको 15 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। फिर कहा गया है BE है 12 सेंटीमीटर, ये है E, ये है D और ये है F। तो BE का लंबाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए एक ही अल्टीट्यूड आपको दिया गया है, वो है BE। तो अगर BE दिया गया है तो हमें बेस कौन सा चाहिए, AC चाहिए। अगर AC हमें मिल जाएगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। एकदम आराम है। ये 15 है, ये 12 है। ट्रिपलेट में एकदम साफ दिख रहा है कि ये 4 है तो ये 5 है। ये हाइपोटेनस होगा, चूँकि राइट एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री E पे बन रहा है। तो इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा कर्ण है 15, ये हमारा लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा, जो भी आप इसको कह लें। हमें निकालना क्या है, EC। तो EC हमारा आराम से निकल जाएगा 5, 4, 3 से हम दोनों को काटते हैं तो 5 और 4 का रेशियो है। अगर ये 5 ये 4 तो ये क्या होगा, 3। अब देखिए 4 तिया 12, 5 तिया 15 तो 3 तिया 9, यानी EC का लंबाई कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब इस तरफ से देखिए तो AB का कहा गया है 13
और BE कहा गया है 12, तो ये भी ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, है ना। इसका भी जिक्र हमने किया हुआ है। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो AE कितना बचेगा 5। दैट मीन्स हमारा AC जो है वो हो जाएगा 14। ये हमारा आधार आ गया। अगर आधार आ गया तो हम एरिया आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अल्टीट्यूड में हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आपका 84 आ जाएगा ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल सिंपल आपका दिया गया है कि DHEC किस तरह का चतुर्भुज है। तो हमारा आंसर पहले ही हमने आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में है कि आपको वही जैसा हमने आपसे कहा था AHB का वैल्यू दिया गया है, यानी ये एंगल का वैल्यू कितना दिया गया 120, तो ये भी हो जाएगा 120। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है, यानी ये हो जाएगा 60, है ना। ऐसे याद नहीं रखिए कि चक्रीय में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ऐसे याद रखिए कि चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 हुआ और ये भी परपेंडिकुलर है तो 90 हुआ, तो बचा हुआ दोनों का योग कितना बचेगा 180। और जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बताएंगे। देखिए इस सवाल में कहा गया है कि एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल है PQR, जिसमें 3 अल्टीट्यूड यानी अभिलंब कहा जाता है। सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर को हमने डाल दिया, जिसमें तीनों का नाम क्या है PT QU, तो यहाँ U ये है और यहाँ RV, ठीक है। और ये है H, जहाँ पर तीनों अभिलंब मिलता है उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं, इसे H कहा गया है। फिर कहा गया सवाल में कि RT की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, ये है आपका 16 सेंटीमीटर, और TH का लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल RTHU, यानी RTHU। इसे बाहर से घेरने वाला जो सर्किल होगा, जो वृत्त होगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। तो हमने आपको कई बार कहा है कि जो सवाल पूछा जाता है मेंस लेवल का जो सवाल होता है उसमें कई टॉपिक का कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाता है, इसमें भी वही किया गया। ऑर्थोसेंटर का कॉन्सेप्ट लिया गया, फिर आपका सर्किल का भी कॉन्सेप्ट लिया गया। जैसे अगर हम इसके चारों तरफ से सर्किल इस तरह से बना देते हैं, देखिए, ठीक है, इस तरह से हम सर्किल बना देते हैं, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का है, आप जानते हैं। और ये है आपका सर्किल का परिधि, ये सर्किल का परिधि है। दैट मीन्स परिधि पर का कोण 90 डिग्री बन रहा है, किसके द्वारा, जीवा यानी कोड HR के द्वारा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो जिस जीवा के द्वारा परिधि पर का कोण 90 डिग्री का बनता है, इस सर्किल में भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, सारा रीजन बताएंगे। उस जीवा को हम व्यास कहते हैं, यानी वह जीवा जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, बिगेस्ट कोड ऑफ सर्किल होता है। दैट मीन्स HR हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। तो अगर HR व्यास है तो यदि हम HR निकाल लेते हैं तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। और HR निकालना तो बेहद आसान है, 4, 3, 5 का रेशियो होगा, ट्रिपलेट में है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का कोण है। दैट मीन्स HTR राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें 12 है, 16 है, यानी 3 और 4 आपको दिख रहा है। दैट मीन्स ये 5 होगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20, है ना।
3 4 5, ये आपका हो गया 20, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा पाई के टर्म में भी हो सकता है, तो 100 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सवाल। कुछ सवाल हमने लिया जो डिस्कस किया बेस्ड ऑन ऑर्थो सेंटर। इसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सारा सेंटर कहाँ पे होता है, अगर सारा सेंटर को एक स्पेशल ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हम बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ निकल के सामने आती है, क्या क्या सवाल उस पर क्रिएट हो सकता है और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर कहाँ होता है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या होगी, सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा सवाल, मतलब ट्रायंगल चैप्टर का सवाल उसके बाद स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग 2-4 सवाल टॉपिक को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए करते थे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो एवरीडे जो आता है हमारा यूट्यूब पे वो आपसे मिस ना हो, आप सारा वीडियो टाइमली देखें। और हम खास करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमें लाइक करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे आता है तो आप रेगुलर बेसिस पे उसे पढ़ करके फिनिश करते जाइए, उसको इकट्ठा मत कीजिए। ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो हो जाएगा तब देखेंगे, उसमें वो लेंदी हो जाएगा। जैसे देखिए हर एक टॉपिक का मतलब जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अगर हम हर रोज़ एक वीडियो आपको देते हैं तो एक रेगुलराइजेशन आपके अंदर क्रिएट हो जाता है और आप चीज़ों को समय पे फिनिश कर लेंगे। अदरवाइज अवेलेबल है, लाइब्रेरी आपके सामने अगर है तो आप सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक एक किताब करके दिया जाए तो हो सकता है कि आप सारी किताबें पढ़ लेंगे। तो वही बात है, क्लासरूम का यही बेनिफिट होता है कि वहाँ आप रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक साल में मान लो कि 300 क्लास हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक एक क्लास करके हर रोज़ सामने आए तो वो ठीक है। इकट्ठा 300 क्लास अगर किसी के आगे रख दिया जाए तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, एक साल में क्या 5 साल में भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए YouTube पर आपका मटेरियल कंटेंट अवेलेबल होने के बावजूद भी लोग विद इन टाइम फिनिश नहीं कर पाते हैं, फिनिश नहीं कर पाएंगे कोर्स को। इसके पीछे यही वजह है, क्योंकि एक माइंड में लगता है कि है ही तो कहाँ जा रहा है। तो हम अगर हर रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि रहेगा ही तो वीडियो, कहाँ जाएगा देख लेंगे बाद में, ऐसा मत सोचिए। उसी दिन आप उसको फिनिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश कीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा और हमारा वीडियो हर रोज़ देखते जाइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।